सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर होगा गेनेडी गोलोवकिन। तो अभी 23 नवंबर 2025 को रोम में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस 2025 में गेनेडी गोलोवकिन को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। मतलब अभी विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड बॉक्सिंग की अभी बैठक हुई थी रोम इटली में, और यहीं पे इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 13 अप्रैल 2023 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुजेन स्विट्जरलैंड में। और अब नए प्रेसिडेंट नए अध्यक्ष हैं गेनेडी गोलोवकिन। बाकी ऑप्शन से देखो एक बार तो आपको पता लगेगा, ये शेख नासर अल नोवेसी अभी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। खुनिंग पटामा वो भी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष इनको चुना गया था, ये थाईलैंड से हैं। और क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये जिम्बाब्वे से हैं। और हमने पढ़ा वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनेडी गोलोवकिन बने। और अगर आप पूछोगे कि ये गेनेडी गोलोवकिन कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कजाकिस्तानी है। अच्छा, बॉक्सिंग से ये 2 पॉइंट भी ध्यान रखना कि अभी पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 ये हुआ लिवरपूल इंग्लैंड में, जिसमें मेडल टैली में हमने देखा था भारत तीसरे स्थान पे था। और इसका जो अगला एडिशन होगा 2027 में वो अस्ताना कजाकिस्तान में होगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया अजय सिंह को लगातार तीसरी बार। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2025 का पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की। अब इसका पहला एडिशन हुआ और इसको होस्ट किया भारत और श्रीलंका ने मिलकर के। 6 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। कौन कौन सी हैं वो 6 टीमें? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और फाइनल जो हुआ ये कोलंबो श्रीलंका में हुआ। वहां पे एक स्टेडियम है पी सरवन मुट्टू स्टेडियम, वहां पर फाइनल हुआ और वहां पे जीत लिया भारत ने। भारत के कप्तान ने दीपिका, और भारत ने फाइनल में किसको हराया? नेपाल को हराया। और इस तरह से आप कह सकते हो 2025 का ये पहला दृष्टिबाधित ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ, इसको जीत लिया भारत ने। तो हमारे लिए बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको याद होगा आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारत में हुआ था, इसको भी भारत ने जीत लिया पहली बार साउथ अफ्रीका को हरा करके। अच्छा, यहाँ पे ये दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड से ही, दृष्टिबाधित से ही बनने वाले कुछ प्रश्न में लेकर के आया हूँ। जैसे कि देखो, ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय ने जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देना निकट दृष्टि दोष कहलाता है, जैसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हो। और इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करना होगा। पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा। बाकी आंखों के अध्ययन को स्टडी ऑफ आईज क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। और एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, उसने ब्लाइंड साइट नाम से एक डिवाइस बनाई थी, जिससे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो भी देख सकते हैं। वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। अंधापन नियंत्रण पॉलिसी, राइट टू साइट पॉलिसी शुरू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। भारत ने अभी ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया, ये अंधेपन का प्रमुख कारण है। रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? तो आंसर होगा ऑन्कोसेरसियासिस। और अभी इसे समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना नाइजर। ये हमने देख ही लिया। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। और अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया कृष्णमाचारी श्रीकांत को। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? तो आंसर होगा यूरोजोन से। तो अभी आरबीआई ने यूपीआई के यूरो सिस्टम को टिप से जोड़ने का फैसला किया है। इससे क्या होगा? इससे भारत और यूरो क्षेत्र के बीच में पैसा भेजना तेज, सस्ता और रियल टाइम हो जाएगा। टिप्स का मतलब हो गया टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। जैसे भारत का जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, जिसे आप कहते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरह से टिप्स
ये यूरोप का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे हम टिप्स और यूपीआई को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि भारत और यूरो क्षेत्र के बीच में पैसा भेजना और प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। रियल टाइम में पैसा को आप भेज पाओगे और प्राप्त कर सकोगे। बाकी अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा बना था, तो याद रखना बुल्गारिया बना था। बाकी देखो, यूपीआई से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज कराऊं तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है हमारा। इसको तैयार किया एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन है मोबीक्विक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। और फिनटेक कंपनी है स्लाइस। और भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा इसने कहां पर लॉन्च की, बंगलुरु। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बनाता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और विश्व स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम ये कौन सा बन गया, यूपीआई बन गया। तो यूपीआई से सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। उद्देश्य है अनुसूचित जाति यानी कि एससी से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और समय पर निपटान सुनिश्चित करना। तो याद रखना, ये देश में किसी भी राज्य अनुसूचित आयोग के तहत खोला गया पहला समर्पित कोर्ट रूम है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कहां पर खोला गया, पंजाब। पंजाब में आपको लेकर के चलता हूं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप देख लो एक बार। ये स्टैटिक पॉइंट्स बन सकते हैं आपके कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 338। और इसी में संशोधन होता है 80वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। इससे अलग होकर के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्थापित कर दिया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसका उल्लेख है आर्टिकल 338A में। और फिर एक बार इसमें और संशोधन होता है 102वां संविधान संशोधन, जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और उसका उल्लेख है अनुच्छेद आर्टिकल 338B के अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब बात पंजाब की हो रही है, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कुछ करंट अफेयर्स देखे पंजाब से, तो 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बना था पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। मात्र मृत्यु दर को कम करने के लिए सर्जन मोबाइल ऐप को लॉन्च किए पंजाब ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। और होला मोहल्ला त्योहार मनाया गया। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी पंजाब की विधानसभा। पंजाब सरकार किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेंगे, तो झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये कहां पर स्थापित किया गया, पंजाब के फजलका में। मुख्यमंत्री सेहत योजना यहाँ शुरू होती है। और दुनिया में सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह पंजाब से ही थे, जिनका निधन हो गया। पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे। बैलगाड़ी दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासत खेलों पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसे हटा दिया। और किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। तो इन सब कारण से पंजाब न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, जिन्होंने अभी सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। और ये इस साल का उनका पहला खिताब है। यहाँ पे उन्होंने फाइनल में हराया है जापान के यूशी तनाका को। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये बैडमिंटन वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसे ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मेन सिंगल तो लक्ष्य सेन ने जीता, जो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। जबकि वुमेन सिंगल जीता है आन सी यंग ने, जो कि साउथ कोरिया की प्लेयर है। बाकी बैडमिंटन से मैं आपको याद दिलाऊं, एक तो याद रखना भी बी सुमित रेड्डी हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने संन्यास ले लिया अपने खेल से।
सुदीरमन कप का संबंध भी बैडमिंटन से है और अभी 2025 में 19वां एडिशन हुआ था चाइना में, उसको चाइना ने जीत लिया, साउथ कोरिया को हराया। बाकी ये पॉइंट देखो, ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं कि ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर का नाम साइना नेहवाल, 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये कब बना? 1934। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये होगा भारत में। उसी तरह से अगर बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, स्थापना होती है 1934, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया, प्रेसिडेंट है कुनिंग पटामा, ये थाईलैंड से है। थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, सुदीरमन कप हो गया, नारंग कप हो गया, रहमतुल्ला कप हो गया, चड्डा कप हो गया, इन सबका संबंध है बैडमिंटन से ही। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष मिला था? तो आंसर होगा 2012। तो भारतीय सिनेमा के हीमेन के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का भी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। और उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? 1960 में आई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये उनकी पहली फिल्म थी। और उनकी आखिरी फिल्म है 21, ये भी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। और इन्हें पद्म भूषण मिला था 2012 में। तो धर्मेंद्र पाजी का निधन हो गया, ध्यान में रखना। बाकी कुछ और नाम मैं आपको बताऊं जिनका भी निधन हुआ। तो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, निधन हो गया, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में पद्मश्री मिला, इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिल चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। और औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, वे केरल से थे। तो ये भी नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश के एयर शो में इंडियन एयर फोर्स तेजस जेट क्रैश हो गया अभी? तो आंसर होगा दुबई। तो भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ये दुबई एयर शो में करतब दिखाने के दौरान क्रैश हो गया। उसमें पायलट थे विंग कमांडर नमांश सियाल, उनका निधन हो गया। वे बैरल रोल नाम का एक मैनूवर होता है वो कर रहे थे, मतलब मैनूवर एक तरह से करतब आप समझो, जिसमें क्या होता है जेट पहले ऊपर जाता है, फिर उल्टा होके नीचे आता है, फिर नीचे आकर के एकदम से पलट के फिर से ऊपर जाता है। और उसी दौरान ये क्रैश कर गया। और ऐसा कहा जा रहा है पहले ये ऊपर गया, बढ़िया से नीचे आया, और नीचे से यूं एकदम से टर्न लेना था, तो विमान की स्पीड कम बताई जा रही है, जिस कारण से ये एकदम से शार्प टर्न नहीं ले पाया या जमीन के ज्यादा नजदीक आ गया, उस कारण से ये जमीन से टकरा गया। और बहुत भयंकर धमाका हुआ था, आपने शायद यूट्यूब वगैरह पे, न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखा भी होगा। बाकी तेजस की बात करें तो इसका निर्माण किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी ने। ये वही कंपनी है जो अभी नवीनतम महारत्न कंपनी बनी थी, कौन से नंबर की? 14 नंबर की। तो तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है, 4.5 जनरेशन का है ये। और तेजस को ला करके हमने किसको रिप्लेस किया? मिग 21 को रिप्लेस करके हम तेजस को लेकर के आए हैं। अच्छा, इंडियन एयर फोर्स में बात करें, इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। और 2025 में जो इसकी मुख्य परेड है उसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद के हिंडन वायु सैन्य स्टेशन पे। इसके अलावा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी हवाई प्रदर्शन किया गया। अब आप मुझे बताओ, हमारे वायुसेना अधिकारी एयरफोर्स मार्शल कौन है? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा ईशा शर्मा। एक्चुअली में अभी भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर तो बनी है सरयू वेल्लपुल्ला, जो कि तेलंगाना से है।
और उसके बाद 27वीं भी बन गई है ईशा शर्मा, जो कि कर्नाटक से हैं। 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर। देखो, ग्रैंड मास्टर अलग होता है और महिला ग्रैंड मास्टर अलग होता है। जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो तो महिला भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकते हैं, लेकिन जो वुमेन ग्रैंड मास्टर है वो केवल महिला बन सकती है। आपको बताया हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी थी। लेकिन इनमें सबसे बड़ा तो ग्रैंड मास्टर ही होता है। अगर किसी चेस प्लेयर की जो रेटिंग है वो 2500 येलो रेटिंग या उससे ज्यादा है तो उसे ग्रैंड मास्टर में शामिल किया जाता है। और अगर 2300 येलो रेटिंग अगर उसकी है तो वो महिला है तो उसे वुमेन्स ग्रैंड मास्टर में शामिल किया जाता है। तो रेटिंग वाइज देखोगे तो ग्रैंड मास्टर ही बड़ा है। वैसे अभी हमारे 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल वीएस, तमिलनाडु से हैं। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन है? मैंने कहा ना, ग्रैंड मास्टर तो पुरुष भी बन सकते हैं और महिला भी बन सकती है। तो ग्रैंड मास्टर पहले नंबर के कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे, ये पुरुष है। और महिला, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी, या ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी थी। और इधर आप देखोगे वुमेन्स ग्रैंड मास्टर, जहाँ पे केवल महिलाओं को ही शामिल किया जाता है, तो पहली महिला कौन थी? एस विजय लक्ष्मी थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, उनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। और इन्होंने पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। बाकी हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45वां चेस ओलंपियाड अभी 2024 में हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में। इसको मेल और फीमेल कैटेगरी में भारतीय विजेता रहा था। और अब अगला जो होगा 2026 में 46 नंबर का फिडे चेस ओलंपियाड ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, इसको जीता कोनेरू हम्पी ने। और फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता था। और चेन्नई के जो 18 वर्षीय डी गुकेश हैं, चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन ये बन गए थे। 2024 वाला खिताब जीता था इन्होंने। बाकी कुछ और प्रश्न देखो चेस से, तो आप देखोगे शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ये भारत होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहाँ? गोवा में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो चाइना में उसका जीता जू वेंजुन ने, चाइना की है। किस देश ने शतरंज पर बैन लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये चेस के नंबर 1 प्लेयर है, नॉर्वे से हैं। तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि जॉर्जियो के बटुमी में हुआ था, उसको दिव्या देशमुख ने जीता, कोनेरू हम्पी को हराया। और इस तरह से वो 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से हैं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 हुआ रियाद सऊदी अरब में, और इसको मैग्नस कार्लसन ने जीता। बाकी 89 नंबर के हमारे चेस ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। ये टूर्नामेंट उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था और इसमें मेंस टाइटल जीता था अनीश गिर ने, जो नीदरलैंड से हैं। बाकी अभी विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे अभिमन्यु मिश्रा, अमेरिकी है। फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। स्थापना होती 20 जुलाई 1924। हेडक्वार्टर लुजेन, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो अभी भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप को शुरू किया है। ये एक त्रिपक्षीय पहल है, मतलब इसमें 3 देश शामिल है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसलिए इसको त्रिपक्षीय पहल बोला। जिसे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में जो अभी G20 समिट हुई उसी दौरान इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? उभरती तकनीकों जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ACITI टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। A मतलब ऑस्ट्रेलिया, C से हो गया कनाडा, I से इंडिया, और TI मतलब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीत लिया?
तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ने भी 2025 लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। बाकी इस साल की जो भी रेसेस है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी दी है, देख सकते हो। एक ये याद रख लो, फार्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनी थी कौन? अतिका मीर। और मोनाको में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय थे कुछ मैनी। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, कौन सा देश विश्व का पहला परमाणु प्रतिरोधी कृत्रिम तीर्था द्वीप बना रहा है? चाइना। किसे 2026 अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया? रॉजर फेडरर। और 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की मेडल टैली में टॉप पर रहा भारत। फिर पूछा, भारतीय सेना को किसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए? तो आंसर होगा 3 परत वाली डिजिटल प्रिंट वर्दी को। और कोडाई कनाल सौर वेधशाला की स्थापना कब हुई? 1899 में। हाल ही में लॉन्च किया गया TIA पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्रेड एंड कॉमर्स। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सुनील पालीवाल को। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु। और भारत ने साल 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया, कितने का? 23,622 करोड़ रुपए। और आखिरी प्रश्न पूछा था, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया संदीप प्रधान को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल आपसे पूछा था क्या, किसने डिफरेंट बट नॉन लेस इस बुक को लॉन्च किया है? तो ये बुक है अनुपम खेर की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।